तो नमस्कार, जय हिंद। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है आवश्यक वस्तु अधिनियम। जी हाँ, आपने चर्चा शायद कम ही सुनी होगी इसकी, लेकिन एक तरह से आपने चर्चा सुनी होगी कि तिजोरी में रोटी बंद नहीं होने देंगे। ये एक बड़ा कॉमन सा डायलॉग है इस समय जो टिकैत साहब का निकल के आ रहा है, और वो भी एक, मुझे लगता है, सर्वमान्य इस समय लीडर बन चुके हैं किसान आंदोलन के संगठन के। तो हाँ, तिजोरी में रोटी बंद नहीं होने देंगे। आखिर ये है क्या, और वो डायरेक्ट क्यों नहीं ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो मैं आपके सामने वही उपस्थित हुआ हूँ लेकर के बताने के लिए। हमें सबसे पहले जाना होगा 1955 के परिदृश्य में। हो सकता है बहुत लोगों ने देखा ही ना हो और बहुत लोगों ने पढ़ा ही ना। देखा तो बहुत लोगों ने नहीं होगा, लेकिन बहुत लोगों ने स्टोरी नहीं पढ़ी होगी। 1955 के परिदृश्य में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि उस समय गेहूं की कितनी ज़्यादा किल्लत थी। हम यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर, यूएस के ऊपर डिपेंड थे गेहूं के लिए, या किसी और भी खाद्य पदार्थ के लिए हम सारा कुछ इंपोर्ट करते थे। तो उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे माननीय जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक नियम बनाया, और जिसके हिसाब से आप जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जैसे खाद्य पदार्थ हो गए, आपका पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, आपकी दवाएं हो गई, आपकी रासायनिक खाद हो गई, या आपकी प्याज वगैरह हो गई, इनका आप तय सीमा से ज़्यादा भंडारण नहीं कर सकते। अब मोदी साहब ने क्या किया, 2020 सितंबर में एक इसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए, जिसके हिसाब से आपके लिए मार्केट ओपन है, आप कितना भी भंडारण कर सकते हो। यहाँ पे दो पहलू हैं। पहला जो सरकार का है, सरकार का कहना है कि अब मार्केट ओपन होनी चाहिए, ग्लोबल मार्केट होनी चाहिए, और कोई भी कितना भी स्टोर कर ले, इससे हमें मतलब नहीं है। मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि वो 1955 का दौर नहीं है जब वो कानून बना था। आज की डेट में कुंटलों अनाज सड़ जाता है एफसीआई के गोदाम में। हम कई मेट्रिक टन, हज़ारों मेट्रिक टन हम एक्सपोर्ट करते हैं। भारत के हम बड़े एक्सपोर्टर, मतलब हम वर्ल्ड के बड़े एक्सपोर्टर हैं हम। तो इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, भारत सरकार ने एक अधिनियम भी दिया है कि अगर युद्ध के समय पे, या कोई और आपातकाल के समय पे, या कोई भुखमरी के समय पे आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको अपने गोदाम खोलने होंगे। वहीं विपक्ष का कहना है कि इससे कालाबाजारी बढ़ेगी, और ये बिल आने से बड़े बड़े हाथों के, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके हाथों में पूरी मार्केट का कंट्रोल होगा। अब ऐसा क्यों कंट्रोल होगा? क्योंकि आप इकट्ठा कर लेंगे एक जगह पे, और उसके बाद आप अपने हिसाब से दाम उनका घटाए बढ़ाएंगे। हमारे सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोरोना काल का। कोरोना काल में आप देखिए वैक्सीन्स की कीमत, कोरोना काल में आप देखिए मास्क की कीमत और सैनिटाइजर की कीमत अपने से 10-10 गुना ज़्यादा में बिक रही थी। तो उस समय इस बिल का उपयोग किया गया जो 1955 का था, 2020 का नहीं। और उसके हिसाब से कहा गया कि आप एक निश्चित लिमिट से ज़्यादा ना तो आप मास्क और सैनिटाइजर स्टोर कर सकते हैं, और आप एक इस निश्चित दाम से ज़्यादा आप बेच भी नहीं सकते हैं। तो मित्रों, ये एक क्लियर कट एग्जाम्पल है। दूसरा एक एग्जाम्पल है आपके सामने प्याज का। प्याज हर साल रेट इंक्रीज हो जाता है, और क्यों होता है ये हम आप सभी जानते हैं। जब बीच में कोई प्याज को दबा लेता है और मार्केट में प्याज कम हो जाती है तो प्याज का दाम बढ़ जाता है। फिर जैसे ही अफगानिस्तान से प्याज इंपोर्ट होती है तो प्याज के दाम घट जाते हैं। सरकार का भी यही कहना है कि अगर ऐसा कुछ हुआ इन फ्यूचर, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि प्याज एक डिफरेंट थिंग है, और गेहूँ और धान इस भारत में बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ, आप सोचिए, अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर हम बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे, और वो आकर के यहाँ पे पूरी मार्केट को बराबर कर देगा। लेकिन जब हमारे सामने साक्षात एग्जाम्पल हैं, तो आखिर ऐसे कानून बनाने की क्या ज़रूरत है? मुझे ये नहीं समझ में आता कि ऐसे कानून बनाने की क्या ज़रूरत है जिसके हिसाब से पूरी की पूरी मार्केट एक बिजनेसमैन के हाथों में चली जाए। हाँ, यहाँ पे एक और बहुत महीन सी लाइन है। यहाँ पे किसानों का कोई भी घाटा नहीं है। पूछिए कैसे? क्योंकि किसानों का घाटा इसलिए भी नहीं है क्योंकि किसान जब भी खेत में अपने पैदा करता है तो पहले वो खाने के लिए निकाल के रख लेता है, जो भी चीज़ वो पैदा करता है। तो अगर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कुछ दाम बढ़ते भी हैं या घटते भी हैं, तो कभी भी किसान गेहूं और चना खरीद के नहीं खाता। वो जो मिडिल मैन है, जो शहर में रहता है, जो उनके लिए ये सारी दिक्कतें होंगी, और उनके लिए ये कानून किसी न किसी तरीके से कालाबाजारी के एक द्वार खोलेगा। मतलब बिजनेसमैन के लिए कालाबाजारी के द्वार खोलेगा, और इससे महंगाई हो सकता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो यही मेरा संदेश है कि शायद हो सकता है आप इस बिल से एग्री हो। अगर एग्री हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपने सजेशंस दे सकते हैं कि आप क्यों एग्री हैं। लेकिन शायद किसानों को अपनी मांग पे अडिग रहना चाहिए, जो है एमएसपी पे कानूनी गारंटी। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप उसका लिंक देख सकते हैं। और जो एमएसपी पे कानूनी गारंटी है वो अगर मैंडेटरी हो गई
तो आप कितनी भी कालाबाजारी करो, किसानों का इससे कुछ भी घाटा होने वाला नहीं है। और हर व्यक्ति को अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहिए। मिडिल मैन जो है उसको अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहिए और उसको बोलना चाहिए इस बिल के खिलाफ कि इससे कालाबाजारी बढ़ेगी और हमें महंगाई का सामना करना पड़ेगा जो खरीद के खाता है। तो इसी के साथ मित्रों मेरा यही संदेश है कि शायद ये बिल कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन जिनके लिए गलत है वो खुल के आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। किसान बेचारे किसी न किसी तरीके से अपना संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये किसान आंदोलन जो है ये भी कहीं ना कहीं नेताओं के हाथ में ही बिखरता हुआ दिख रहा है। आप एक बीच का रास्ता निकालिए। हमेशा बीच का रास्ता दुनिया के आंदोलनों से निकला है और सरकार भी एक टेबल पे बैठे, आप भी एक टेबल बैठें और केवल आप अपना फोकस करिए एमएसपी पे, कानूनी गारंटी पे। और अगर आपने एक बार कानूनी गारंटी बना लिया तो आपका माल तो उतने से नीचे में बिक ही नहीं सकता। तो इसलिए बाकी बिजनेसमैन आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई स्टोर करे, इससे कोई लेन देन नहीं है। यही मेरा संदेश है मित्रों आज का, और इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।